एक मिनट, एक काम करते, एक बैंक से बहुत बड़ा लोन लेते, फिर उसी लोन के पैसे से उस बैंक को ही खरीद लेते। अमेरिका वर्ल्ड का पावरफुल नेशन क्यों है? क्या सच में बिल गेट्स वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है? एक रोलर कोस्टर की तरह ये वीडियो ऊपर नीचे नीचे ऊपर जाने वाली। ये वीडियो किधर चालू हुई किधर खत्म होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए अगर आपको अमीर आदमी बनना है या आपको सक्सेसफुल बनना है या आपका अगर माइंड अभी स्टेबल है तो ये वीडियो आगे देखना, वरना ये वीडियो जो है वो एक बाउंसर की तरह आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। आज हम बात करने वाले ऐसी फैमिली के बारे जो पूरी वर्ल्ड को रूल करती है। आज हम बात करने वाले रॉथचाइल्ड फैमिली के बारे। रॉथचाइल्ड फैमिली जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये फैमिली बिल गेट्स से 100 गुना ज्यादा अमीर है, कुछ बोलते हैं 1000, बट हमारा मानना है ये फैमिली बिल गेट्स से कम 10,000 ज्यादा गुना अमीर है। और ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया, ऐसे कुछ 5 देश है। उन 5 देशों को छोड़ के वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज है सबके ऊपर ये जो फैमिली है वो रूल करती है और पूरी दुनिया इनकी मुट्ठी के अंदर है। और पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी के अंदर ये कैसे लेके आई ये जानने के लिए हमको वक्त में पीछे 200 साल पहले जाना पड़ेगा। तो 200 साल पहले बाटा सिस्टम होता था, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर तभी कन्वीनियंट चीज मतलब जो मनी है वो नहीं थी, तो बाटा सिस्टम होता था। तो बाटा सिस्टम कुछ ऐसा था, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो गुड्स के बदले गुड्स लेना। अभी उसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि समझो मैं एक व्यापारी हूँ, मैं जो हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करता हूँ और मेरे पास रामू काका है जो दूध का बिजनेस करते। अब रामू काका को ड्राई फ्रूट्स चाहिए बट मुझे तो दूध चाहिए ही, मुझे फ्रूट्स चाहिए। तो रामू काका को किसी ऐसे जन को ढूंढना पड़ेगा जिनको वो दूध बेचकर फ्रूट्स ले पाए, फिर वो फ्रूट्स वो मुझे देंगे और मैं ड्राई फ्रूट्स उनको दे पाऊंगा। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम था बाटा सिस्टम के अंदर और बराबर से नाप तोल भी नहीं कर पाते थे कि किसको कितना देना है कितना। तो उस समय जो राजा महाराजा होते थे उन्होंने सोचा कि हम एक काम करेंगे, हम एक कन्वीनियंट सिस्टम लाते, हम ना कॉइन सिस्टम लाते। हम क्या करेंगे, हम हमारे ही नाम के सोने या चांदी के सिक्के बना देंगे और हर एक चीज का एक मूल रख देंगे कि दूध लेना है तो इतने सिक्के दो और दूध लेके जाओ। तो फिर प्रॉब्लम इस चीज में थी। अब प्रॉब्लम थी कि किसी को भी अगर बड़ी खरीदारी करनी होती थी तो उसको बैग भर के सिक्के लेके जाने पड़ते थे। अभी समझो किसी को बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स चाहिए रहते थे तो उसको पूरे बैग भर के सिक्के की जो बोरी रहती थी वो मेरे पास लेके आनी पड़ती थी। और फिर वो जो बोरी होती थी मैं लेने के बाद मेरी दुकान पे रख देता था, बट मुझे आजू बाजू देखना पड़ता था क्योंकि चोरों की जो नजर रहती थी वो मेरी दुकान पे रहती थी कि कब हम इसका जो माल है वो लूट के अंदर कर पाए। तो प्रॉब्लम उस चीज के अंदर भी थी। पर सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ ऐसी चीज थी जो वर्ल्ड वाइडली हर जगह एक्सेप्ट होती थी। ये जो सब जो चीज होती थी उसके साथ एकदम कन्वीनियंटली किधर भी आप जो है ट्रेड कर सकते थे, उसका व्यापार कर सकते थे। फिर उसके बाद जैसे राजा महाराजा ने सोचा था कि कॉइन का ही सिस्टम लाते सोने और चांदी की, उसके बाद लोगों को चोरी का डर था। तो उसके बाद जो सेठ लोग थे मतलब जो सोनेहार थे, उन लोग ने बोला एक काम करो तुम लोग, तुमको अपना सिक्का चोरी होने का डर है ना, तो तुम एक काम करो, तुम्हारा जितना भी सिक्का रहेगा ना वो हमारे पास लेके आओ, हम उसके बदले तुमको एक रिसीप्ट देगा। रिसीप्ट पे लिखा होगा कि मैं वचन करता हूँ कि इस आदमी को मैं 10 सिक्के दूंगा, ऐसा वो रिसीप्ट पे लिखा होगा। तुम्हें जब भी अपने सिक्के चाहिए रहेंगे तो मेरे पास आना, वो रिसीप्ट दिखाना और अपने 10 सिक्के लेके जाना। बदले में वो सिक्का का रखवाली करने के लिए हमको 1 टका दे देना, ज्यादा नहीं। और देखो छोटी में बड़ी बात, तुम्हारा भी सिक्का का हम रखवाली कर देगा और थोड़ा बहुत हम भी कमा लेंगे। हाँ क्या बोलते, देखो सौदा तो अच्छा है। और फिर ऐसे होने लगा कि जब भी किसी को कोई भी खरीदारी करनी होती थी तो उसको पहले सोनार की दुकान के ऊपर जाना पड़ता था, उसको वो रिसीप्ट देने पड़ती थी, फिर वो अपने सिक्के लेता था, फिर जाके वो कुछ सामान खरीदारी कर पाता था। चीज के अंदर भी उनको प्रॉब्लम होने लगे क्योंकि उनको अपने ही पैसे लेने के लिए पहले सोनार के पास जाना पड़ता था। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारी रिसीप्ट तो हो ही गई थी क्योंकि सबने ज्यादातर अपने जो कॉइन्स थे, जो पैसे थे, वो जाके सोनार के पास रख दिए। फिर लोगों ने बोला कि यार हम सोनार के पास क्यों जाए, हम एक काम करते, हम रिसीप्ट ही आपस में एक्सचेंज कर लेते। किसी के पास 5 सिक्कों की रिसीप्ट थी, किसी के पास 10 सिक्कों की रिसीप्ट थी, तो लोगों ने आपस में ऐसे रिसीप्ट का ही लेन देन चालू कर दिया। और जो सोनार था उसको फायदा तो तब होगा जब कोई वो रिसीप्ट लेकर उसके पास आएगा और वो सिक्के जो थे उसकी रखवाली करने के 1% जो उसकी फीस है वो उनको देगा। पर फिर सेठ तो सेठ ही होते। उन्होंने सोचा कि कोई हमारे पास नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, हम एक काम करेंगे कि हम नकली रसीद बना के देंगे। और उन्होंने सोचा कि ये जो नकली रसीद बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक बार चल गया फिर तो भाई मजा ही मजा है। जो लोन देने का पूरा फॉर्मूला था वो इन्हीं सेठ लोगों ने बनाया था। उसके बाद सेठ लोगों ने क्या किया, सेठ लोगों ने 10 जन को पकड़ा, हर एक जन को उन्होंने 10 सिक्कों की पर्चियां बांट दी। अब 10 सिक्कों की पर्चियां बांट दी और हर पर्ची के ऊपर लिखा होता था कि मैं इस इंसान को वचन करता हूं कि इस पर्ची के बदले मैं उसको 10 सिक्के दूंगा। अब लोन का फॉर्मूला क्या था, जो सेठ था उसने एक इंसान को 10 सिक्कों की पर्ची दे दी। अब उस 10 सिक्कों के बदले वो जो सेठ है 1 साल बाद
उसी इंसान से 10 के 10 सिक्के वापस भी लेगा और 10% एज अ इंटरेस्ट भी लेगा, और तब तक 1 साल तक 10 सिक्कों जितना या उससे थोड़ा ज्यादा मूल्य का कुछ भी वैल्यू का जो चीज रहेगा वो जो सेठ है उसके पास रहेगा, तो ही वो जो सेठ है 10 सिक्कों की पर्ची उसको देगा, और वो उसको पर्ची दे रहे 10 सिक्कों की। बात यहां तक तो ठीक थी, जो लोन का फॉर्मूला बनाया था सेठ ने, बट फ्रॉड कहां से चालू हुआ? अब सेठ के पास 100 सिक्के थे और उसने 10 पर्चियां बांट दिए, तो टोटली उसने जो 100 सिक्के थे उसकी पर्चियां बांट चुका है। बट सेठ उसके बाद भी नहीं रुका, वो फिर भी और नकली रसीदें छापता गया, और वो सब रिसिप्टों के ऊपर भी वही लिखा होता था जो पहले बाकी सब रिसिप्टों के ऊपर लिखा होता था। और जबकि सेठ को ये चीज पता था कि जो लोग है वो एक ही बार पैसा लेने आएंगे या तो कभी भी पैसा लेने नहीं आएंगे, वो रिसिप्ट में ही आपस में लेन देन करते रहेंगे और रिसिप्ट इधर उधर करेंगे, पर पैसा तो लेने कोई आएगा ही नहीं ज्यादा कर। वक्त के साथ जो रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट था वो इतना बढ़ गया कि आज भी हमारे पास ये रिसिप्ट है। आज हमारे पास ये जो रिसिप्ट है उसे हम 100 का नोट बोलते हैं, और इस रिसिप्ट पे भी यही लिखा होता है, आधा रखो, 100 रुपए आधा करने का वचन करता हूं। और अगर आज देखा जाए तो इंसान जो है वो 90% जो काम है वो इसी के लिए करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिसिप्ट जमा कर पाए। इंसान जिस चीज का असली मूल्य जैसे कि सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, उससे दूर हो रहा जा रहा है। इंसान एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहा है जिसका कोई भरोसा नहीं कि कब वो रात को 8 बजे उसकी बारे अनाउंसमेंट हो और रात को 12 बजे वो बंद हो जाए। और अगर आप देखेंगे तो जो पैसे आपके बुजुर्गों के टाइम चलते थे वो आज नहीं चलते, और जो आज पैसे चल रहे आपके टाइम वो आपके आने वाली पीढ़ी के टाइम नहीं चलेंगे। बट जो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात की वैल्यू आपके बुजुर्गों के टाइम के पे थी, उससे कम से कम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, उससे भी ज्यादा उसकी वैल्यू आज बढ़ गई है, और वो वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। ऐसे ही इंसान एक जाल के अंदर फंसा जा रहा है, और इस वजह से ही इंसान का जो मुश्किल वक्त होता है उसके अंदर उसके पास कोई ठोस चीज नहीं होती उसको बचाने के लिए। और जिस सेठ के दिमाग में ये होशियारी आई थी उसका नाम था मेयर एम्सिल रॉथस्चाइल्ड। 23 फरवरी 1744 जर्मनी फ्रैंकफर्ट नाम की जगह में जन्म हुआ था मेयर एम्सिल रॉथस्चाइल्ड का। बैंकिंग की जो स्थापना थी वो भी इन्होंने ही की थी, इन्होंने ही पूरा बैंकिंग सिस्टम बनाया था, और इनको पता था ये जो नकली रसीप्टें बना बना के देने का जो कॉन्सेप्ट है उससे वो दुनिया जीत सकते। एक तरह से खुद ही मनी क्रिएट करने का, एक तरह से खुद ही को क्रिएट करने का। उसके 5 बच्चे थे, जेम्स, कार्ल्स, नेथन, सोलोमन, एम्सिल, ये उनके 5 बच्चे थे। फिर एक को भेजा इंग्लैंड, बोला तू उधर जाके बैंक बना। एक को भेजा ऑस्ट्रेलिया, उसको बोला तू उधर जाके बैंक बना। एक को भेजा पेरिस, फ्रांस, एक को अपने पास ही रख दिया, और एक को भेजा इटली। पावर थी वो बैंक के पास थी, क्योंकि अब लेन देन व्यापार करने के लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट चीज आ गई थी लोगों के हिसाब से, जिसको हम बोलते पैसा। और एक बात आप नोटिस कर सकते हैं, हर एक फैमिली के पास पैसे होते हैं, पर हर एक फैमिली के पास सोने, हीरे जवाहरात या सिर्फ सोना यही नहीं होता है। एंटरटेनमेंट, आज तो एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा बजट होता है, करोड़ों अरबों खरबों में, और बहुत अलग अलग साधन है, बट तभी एंटरटेनमेंट का खाली एक ही सोर्स हो सकता था, और वो था वॉर्स। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो वॉर हुआ था उसके अंदर नेपोलियन आर्मी को जिस बैंक ने फंड दिया था वो था जेम्स रॉथस्चाइल्ड का, और इंग्लैंड के अंदर जिस बैंक ने इंग्लैंड को फंड किया था वॉर करने के लिए वो था नेथन रॉथस्चाइल्ड का। तो ऐसे नेथन रॉथस्चाइल्ड और जेम्स रॉथस्चाइल्ड थे तो भाई, बट उन लोग आपस में ही 2 देशों को लड़ा रहे थे, क्योंकि उससे उनको क्या फायदा होता। उस वक्त ऐसा होता था कि जो देश हारता था वो जीतने वाले देश का जितना भी लॉस हुआ रहता था उसका पूरा कर्जा उतारता था, और साथ में वो उसका गुलाम भी बना रहता था। तो ऐसे ये छोटी मोटी चीजों नहीं, ये तो बड़े बड़े 2 देशों को ही लड़ा देते थे। और पिछले 100-200 साल के अंदर सबसे बड़ी जो वॉर इन्होंने कराई थी वो थी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। ये 2 जो वॉर थी वो इन्होंने ही कराई थी। और अब आपको समझना रहेगा कि कैसे जो इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना ये जो वॉर होता है, ये वॉर नहीं होता है, ये कुछ मास्टरमाइंड्स ने कराई हुई चीज होती है, और ये करके उनको क्या फायदा होता है ये हम आगे बात करने वाले हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जो चाइना में सामान बेचता है और जो इंडिया में खरीदते हैं वो कुछ ऐसा लॉजिक है कि बेचने वाला बेचता है और खरीदने वाला खरीदता है, उसको ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा तो है नहीं, पर इसका मैं आपको छोटा सा ये प्रूफ दे सकता हूँ कि अभी जो मीडिया है, जो मीडिया आप देखते वही पूरा इन्होंने खरीद लिया है। जो हम मीडिया की बात करें, स्टार चैनल है जो आप देख सकते हैं, ये सब इनका ही है। जो सोनी पिक्चर्स है वो भी इनका ही है, और वो जो 21 फॉक्स सेंचुरी नाम की जो कंपनी जिसके बारे में बात करें अमेरिकन बेस्ड, वो जो कंपनी है वो पूरी एशिया के अंदर जितने भी स्टार चैनल है वही कंपनी चलाती है। और अगर एक तरफ से देखा जाए तो बैंक भी इनका,
सरकार भी इनकी, पैसे भी इनके, मीडिया भी इनका, एक तरफ से पूरी दुनिया ही इनकी। और अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो हमको बचपन से ही जो स्टडीज रहती, स्टडीज के अंदर हमको स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट या डिमांड सप्लाई, उसके लंबे लंबे बड़े बड़े फॉर्मूलाज बताते थे कि नॉर्मल इंसान को ये देख के ही उसका चक्कर वक्कर आ जाए, या वो देख के वो बोले कि बस मेरे को और नहीं करना है। और फिर भी कुछ लोग होते जो इस चीज के अंदर इंटरेस्ट लेके आते, जैसे कि अगर तो जो कॉमर्स के अंदर सीए स्टूडेंट होते, जो सीए कर रहे होते या सीए जितने भी जन होते, उन लोग को ये सब चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज होते, बट उनको उनके काम के अंदर, और वो खुद अपने काम के अंदर इतने बिजी हो जाते कि वो सब चीजों से हटकर ये सब जो असली चीज है वो चीज के बारे में देख ही नहीं पाते। और बड़े बड़े विद्वान जो है उन्होंने कहा है कि हमें बैंक की जरूरत नहीं है, हमें बैंकिंग की जरूरत है। और ये बहुत पहले उन्होंने कह दिया कि बैंकिंग सिस्टम इज अ फ्रॉड। अब आप ये बोल रहे होगे कि तेरा तो कुछ पर्सनली कुछ घाटा वाटा हो गया रहेगा, इसके लिए तू वो सब बोल रहेगा। तो रुको रुको, अब आगे जो मैं बोलने वाला उसके बाद तो आपको भी समझ ही जाएगा कि बैंकिंग सिस्टम कैसे फ्रॉड है। अब समझो रामू काका है, रामू काका ने जाके बैंक के अंदर 1 लाख रुपए जमा करा है। अब बैंक ने क्या किया, उस 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए किसी सुशांत नाम के जन को उसने एज अ लोन दे दिया, 50,000 रुपीज। और वो 50,000 रुपीज का बाद में एक साल बाद 10% का इंटरेस्ट लगा के वो बैंक वापस लेगा वही 50,000 जो रामू काका ने लगाए थे बैंक के अंदर। और उसके बाद रामू काका को क्या फायदा होगा, जो इंटरेस्ट उसको बैंक को मिला था चावल के दाने जितना मिलेगा उसको इंटरेस्ट। तो कुछ कुछ बैंक के अंदर तो जो सेविंग अकाउंट रहते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं देते। और कभी आपने भी सोचा रहेगा ना कि बैंक कितना अमाउंट तक का लोन दे सकता है। तो जो बैंक होते हैं, जितना डिपॉजिटर का पैसा होता है 1% रख के 99% तक का लोन दे सकते हैं, कुछ 2% रख के 98, ज्यादा से ज्यादा 10% तक पैसे रख के 90% तक का वो लोन दे सकते हैं। वो कहा कि 1 लाख रुपए थे, उसमें से 50,000 का लोन उन्होंने किसी सुशांत नाम के आदमी को दे दिया। अब वो जो सुशांत था उसने जाके 50,000 की बाइक खरीद ली, इससे उसने बाइक खरीदी, उसने जो 50,000 थे उसने जाके बैंक के अंदर जमा करे। अब बैंक ने उस 50,000 में से भी 40,000 का किसी एक और जन को लोन दे दिया, और वो आगे ऐसे बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए का ही बैंक ने कम से कम 1,90,000 रुपए बना दिए। और अगर आप देखे जाए तो कभी भी बैंक जो होता है उसके पास जो 10% का जो मिनिमम अमाउंट रहता है उसको रखने के लिए, वो कोई मतलब इतने हार्ड चीज नहीं होती, वो बहुत आसान होता है बैंक के लिए। और बैंक ने तो डेली लिमिट्स ही रखी है कि आप दिन के अंदर इतना ही मतलब विड्रॉ कर सकते हैं, दिन के अंदर इतनी बार ही कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। और अगर आप कोई बड़ी रकम बैंक से लेने जाए तो कभी कभी आपको मना भी कर दिया जाता है। बट अगर कभी भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, डिजिटली आपको कोई रुकावट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी को थोड़ी आपको जाके फिजिकली पैसा देना होता है बैंक को। अब डिजिटली मैं आपको समझाऊं तो एक्चुअली में क्या होता है। अब समझो मैंने बैंक खोला है और मैंने बोला कि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे पास जो टोपिया है, तुम्हारी टोपिया चोरी हो जाएगी, तो तुम एक काम करो, तुम्हारी टोपिया ना मेरे पास आओ, मेरे पास जमा करो। अब 10 जन आए और मेरे पास टोटल 10 टोपिया हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने तो 10 टोपिया ले ली, बट मैं एक ही टोपी जब भी मेरे को कोई मांगता है तो एक ही टोपी एक जन को देता हूँ, एक ही टोपी सब 10 जन के अंदर घुमाता हूँ, या तो एक भी नहीं। क्योंकि मेरे पास तो अगर देखे जाए तो मैं तो एक टोपी के साथ ही सबके साथ खेल रहा हूँ, पर मेरे पास तो और नॉट टोपिया है, तो मेरे पास तो भाई टोपिया ही टोपिया हो गई। और ऐसे बैंक टोपी पहना रहे। लोन का सिस्टम है वो तो ये नहीं कि बैंक खाली ये सिस्टम से कमाता है। बैंक के पास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3600 और अलग अलग ऐसे रास्ते जहां से वो बैंक कमा सकता है। और एक अच्छी और एक बुरी, झूठ तो हम बोलेंगे नहीं, पहले जो बुरी चीज है वो बता देते कि कैसे वक्त के साथ हम गुलाम बने ही जा रहे हैं। अगर ये चीज आपको पता नहीं होगा तो आप गुलाम बन चुके हो या गुलाम ही हो, और पैसे के तो गुलाम आप बनते ही जा रहे हो। बट अगर हम बात करें जो दूसरी चीज, अच्छी चीज ये है कि ये जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, इसके बारे हम जो हमारी कहानी है ना वो कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जिस चीज के बारे में हमने अब तक बात की है ना वो तो कुछ भी नहीं है। फैमिली इससे भी बहुत बढ़ के है। वर्ल्ड को राज करना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। इसके लिए हम ये जो स्टोरी है वो कंटिन्यू रखेंगे, इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। और हम रॉथस्चाइल्ड फैमिली की बात नहीं करेंगे, हम अमेरिका की भी बात करेंगे कि अमेरिका वर्ल्ड का पावरफुल नेशन क्यों है। क्योंकि रॉथस्चाइल्ड फैमिली और अमेरिका ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड देखने के बाद कम से कम एक जन का तो दुनिया देखने का जो नजरिया है वो पूरा बदल जाएगा। और आई गेस कि वो अपने कुछ दोस्तों या जो भी उससे कनेक्टेड है ज्यादा, या जिसको भी वो शेयर करना चाहे उसको शेयर करे, ताकि उनको भी ये चीज के बारे में पता चल पाए। और हम जो है, हमारा जो चैनल है सब तेरा नॉलेज, जिसका मोटिव है लर्न, इंप्लीमेंट, इंप्रूव, अचीव। पहले चीज को लर्न करो, उसके बाद वो चीज को इंप्लीमेंट करो, उसके बाद उसके अंदर कुछ गलती होगी तो वो चीज को इंप्रूव करो और फिर अचीव करो। ये हमारा जो मोटिव है उसके ऊपर हम काम करते। और उसके साथ हम कुछ ऐसी टॉपिक्स के बारे
खोज निकालते या ट्राई करते आप सबको बता पाए, जिसको 99% लोग तो जानते ही नहीं है टॉपिक के बारे। और हम ये सब चीज के एकदम गहराई के अंदर जाके ट्राई करते कि एकदम ऑप्टिमम आपको जो नॉलेज है वो दे पाए। हमारा चैनल का ही नाम है सब तेरा नॉलेज। तो अगर आपको डे टू डे ऐसे हमारे साथ कनेक्टेड रहते हो तो हम जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर फोटोज, मोटिवेशनल वीडियोस, नॉलेज वाली ऐसे सब फोटोज और वीडियोस डालते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमको उधर भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट 2 देख तो स्टोरी आगे कंटिन्यू रहेगी और ऐसी बहुत सारी वीडियोस है।